नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं विधि के एक अगले टॉपिक नागरिकता पर। तो दोस्तों, नागरिकता के बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि समझ लेते हैं। तो नागरिक शब्द है, जो नागरिकता है वो नागरिक प्लस ता प्रत्यय जुड़ के बना हुआ है। ठीक है। तो कोई नागरिक क्या होता है, पहले नागरिक के बारे में समझ लें, इसके बाद हम नागरिकता के बारे में समझते हैं। तो नागरिक किसी देश का या किसी राज्य का वह मूल व्यक्ति होता है जिसके पास उस राष्ट्र के या उस देश के या राज्य के सबसे अधिक अधिकार होते हैं। नागरिक के पास उस देश के या उस राष्ट्र के या उस राज्य के सबसे अधिक नागरिक होते हैं, वही व्यक्ति उस देश का या उस राज्य का नागरिक कहलाता है। ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं, अब नागरिक यदि सबसे अधिक उसके पास अधिकार है तो उसका दायित्व बनता है कि वह अपने राष्ट्र के प्रति, उसमें जो संविधान है उसके प्रति उसकी गहरी आस्था होनी चाहिए, और एक राष्ट्र की अखंडता के प्रति भी वह जिम्मेदार होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक होता है तो उसके पास सबसे अधिक क्या होते हैं, सबसे अधिक अधिकार होते हैं, और उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश की अखंडता अखंडता और उसकी जो अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखे, और अपने देश में जो चलने वाली संविधान है उसका भी आदर और सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, समझते हैं और इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नागरिक के बारे में कि नागरिक कौन होता है। तो इसके नागरिक के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नागरिक के बारे में कि नागरिक होता कौन है। नागरिक को हम अपनी भाषा में कहें तो नागरिक कह सकते हैं या सिटीजन भी कह सकते हैं। तो भारत के संपूर्ण भारत के पूर्ण सदस्य राज्य तथा संविधान के प्रति जो पूर्ण निष्ठा रखता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है, उस देश का नागरिक कहलाता है। जिसके पास सबसे अधिक मूल अधिकार होते हैं और मूल कर्तव्य होते हैं वो कौन कहलाता है, नागरिक कहलाता है। इसके बाद हम अंतर्देशी कह ले सकते हैं या फॉरेनर कह सकते हैं या विदेशी कह सकते हैं। अब मैंने नागरिक को समझा। नागरिक कौन होता है, जिसके पास किसी देश के सबसे अधिक अधिकार होते हैं वो नागरिक कहलाता है। ठीक है। आप समझते हैं कि विदेशी कौन होता है। तो विदेशी वह व्यक्ति होता है जो जिसके पास नागरिक की अपेक्षा कम अधिकार होते हैं। नागरिक की अपेक्षा कम अधिकार रखने वाला व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, विदेशी कह सकते हैं। लेकिन वह किसी देश का मूल निवासी होना चाहिए। किसी देश का मूल निवासी होना चाहिए। यदि किसी देश का मूल निवासी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो उस पर जो उस देश के जो अधिकार होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन वह भी एक किसी देश का नागरिक होता है। इसके बाद चलते हैं राज्यविहीन व्यक्ति। राज्यविहीन व्यक्ति क्या कहता है। तो राज्यविहीन व्यक्ति को हम इंग्लिश भाषा में बोले तो हम स्टेटलेस कह सकते हैं, कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना अपना राष्ट्र है और ना अपना देश। ऐसा व्यक्ति जो किसी देश का नागरिक है ही नहीं, उसे क्या कहेंगे, स्टेटलेस व्यक्ति। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी देश के नागरिक नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति है, प्रताड़ना होती है किसी दूसरे देश में, तो वो क्या होता है, दूसरे देश में चला जाता है, लेकिन उसके पास प्रारूप नहीं है कि वह साबित कर सके वह इस देश का नागरिक है या किसी अन्य देश का नागरिक है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कह सकते हैं राज्यविहीन व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो किसी राज्य के या किसी देश के नागरिक नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, राज्यविहीन व्यक्ति कहते हैं। अब शरणार्थी, रिफ्यूजी से तात्पर्य ऐसा है कि जब किसी व्यक्ति या नागरिक का किसी उसके स्वयं के देश में जब उसकी प्रताड़ना होती है, नस्ल भेदभाव के आधार पर उसमें प्रताड़ना दी जाती है या भेदभाव किया जाता है, तो वह उस सभी क्रियाकलापों से बचने के लिए किसी दूसरे देश में शरण लेने लगता है। जैसे आपने सुना होगा रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से भाग के भारत में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर नस्ल के आधार पर, भेदभाव के आधार पर उनसे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो वो क्या है कि अपने संरक्षण के लिए वो किसी दूसरे देश में पलायन करते हैं। लेकिन वो मूल निवासी किसी दूसरे देश के हैं, लेकिन वो भारत में आ रहे हैं, तो वो एक रिफ्यूजी कहे जाएंगे, शरणार्थी कहे जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, लेकिन वो अपनी नस्ल भेदभाव के कारण वहाँ से प्रताड़ित होकर दूसरे देश में बसते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं। अगला चलते हैं। अब हमने समझा कि मैंने नागरिक देखा, विदेशी भी देखे, और उसके बाद जो रिफ्यूजी होते हैं उनमें शरणार्थियों को भी मैंने समझा। इसके बाद समझते हैं कि भाई
कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वह कितने तरीके से भारत का नागरिक बन सकता है, क्या क्या फैकल्टी होनी चाहिए जिसके माध्यम से वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो भारत का नागरिक बनने के लिए एक 5 तरीके अपनाए गए हैं। 5 तरीके कौन कौन से? कोई व्यक्ति भारत का नागरिक जन्म से बन सकता है, वंशाधिकार से बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा बन सकता है, देशीकरण के द्वारा बन सकता है और भूमि के अर्जन द्वारा भी वह बन सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं जन्म से। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वह व्यक्ति भारत का मूल निवासी समझा जाएगा। अब समझा कैसे जाएगा? यदि अब जो भारत में जन्म, जैसे आपने देखा हो 26 जनवरी 1950 में अपना देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद से यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है या उसके, तो वह व्यक्ति क्या भारत का नागरिक ही माना जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं वंशाधिकार से। अब वंशाधिकार से तात्पर्य क्या है? सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब डिसेंट से क्या है? यदि किसी व्यक्ति के माता और पिता, किसी व्यक्ति के माता और पिता भारत के मूल निवासी हैं तो वह व्यक्ति स्वतः ही भारत का मूल निवासी माना जाएगा। क्या आपने देखा होगा कि हम सभी लोग के माता और पिता अधिकतर क्या है? भारत के नागरिक हैं। तो हम स्वतः ही, हमें कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं स्वतः ही इस देश का नागरिक कहलाता हूँ। तो हम कैसे नागरिक बनते हैं? हम नागरिक बनते हैं सिटीजनशिप बाई डिसेंट के माध्यम से। हम डिसेंट के माध्यम, हम वंशाधिकार के माध्यम, हमारा अधिकार है, हम क्योंकि इस वंश में पैदा हुए तो इससे अधिकार बनता है कि हमारे जो वंशज थे इस देश के नागरिक थे और हम यहाँ पर पैदा हुए तो हम भी इस देश के नागरिक होंगे। इसके बाद चलते हैं पंजीकरण के द्वारा। अब पंजीकरण से तात्पर्य है रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण से क्या कह सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करें। अब कुछ शर्तों के अधीन यदि कोई बाहर का व्यक्ति कुछ शर्तों के अधीन चाहता है कि मैं आके भारत की नागरिकता ले लूं और भारत में अपना जीवन यापन करूं, तो भारत सरकार उसे एक रजिस्ट्रेशन करवाती है, आवेदन करवाती है, रजिस्ट्रेशन करवाती, उसके माध्यम से उसे नागरिकता भारत की दी जा सकती है। इसके बाद होता है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण से तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि के लिए, देशीकरण से मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने मूल देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में आना चाहता है और उसके लिए नागरिकता के लिए उसे क्या होता है कि उसे कुछ समय के लिए भारत में रहना होगा, कम से कम उसे 7 साल के लिए भारत में रहना होगा। उसके माध्यम से वह सरकार से अपील कर सकता है कि मैं यहाँ का मूल निवासी होना चाहता हूँ तो मुझे इस जो देश की नागरिकता प्रदान की जाए। फिर वह सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है कि वह सरकार उसे भारत का नागरिक बनाती है या नहीं बनाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, इनसे जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं इनके लिए इसी के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से ही इन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये देशीकरण के माध्यम से नागरिकता इन्हें दी जाएगी। तो ये हो गया देशीकरण। इसके माध्यम से चलते भूमि के अर्जन के द्वारा। अब भूमि का अर्जन भी समझ लीजिए। भूमि का अर्जन यदि भारत ने किसी विशेष भूभाग पर कब्जा कर लेता है या किसी विशेष भूभाग को ग्रहण कर लेता है या भारत में मिला लेता है तो उसके अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक ही माना जाएगा। जैसे बता दूं कि कुछ समय पहले 1975 में जब सिक्किम को 1975 में जब सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया तो सिक्किम में रहने वाले प्रत्येक नागरिक भारत के स्वतः ही नागरिक कहलाने लगे। कब? 1975 में, 1975 में जब 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिलाया गया तो जो उसमें सिक्किम में रहने वाले जो लोग थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाने लगे। इसके बाद चलते अब देख लेते हैं यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है तो
मिलना तो मैंने देख लिया। मिलना 5 तरीके से होता है। कौन से? जन्म से मिल सकती है, वंशाधिकार से मिल सकती है, पंजीकरण के माध्यम से मिल सकती है और देशीकरण और भूमि के अर्जन के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। नागरिक कौन होता है? वो नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसके पास उस राष्ट्र के सबसे अधिक अधिकार होते हैं, वह नागरिक कहलाता है। विदेशी कौन होता है? वह विदेशी वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे देश का नागरिक होता है और किसी वीजा के माध्यम से किसी दूसरे देश में प्रवास करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? एक विदेशी व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद होता है पंजीकरण। क्या होता है? कोई व्यक्ति रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी के बारे में देख लें तो रिफ्यूजी वह व्यक्ति होता है जब उस व्यक्ति का नस्ल, भेदभाव या धर्म के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जाता है, उससे बचने के लिए वह किसी दूसरे देश में शरण ले लेता है, तो क्या कहलाता है? वह एक रिफ्यूजी कहलाता है। अब कोई किसी व्यक्ति को अब नागरिकता चाहिए तो नागरिकता के लिए 5 बताइए हैं। जन्म से व्यक्ति नागरिक हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। इसके बाद वंशाधिकार। यदि किसी व्यक्ति के माता व पिता भारत के नागरिक हैं तो वह क्या होगा? भारत का वह भी नागरिक होगा। इसके बाद होता है पंजीकरण के माध्यम से। यदि कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो उसको क्या है? उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। इसके माध्यम से भारत सरकार चाहे तो उसे नागरिकता दे सकती है। अगला होता है देशीकरण के माध्यम से। तो देशीकरण के माध्यम से तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति भारत में कुछ अवधि के लिए रहता है, उसके बाद सरकार से अपील करता है कि मुझे इस देश का नागरिक बनना है, तो उसके लिए उसे भारत सरकार चाहे तो उसे नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं देशीकरण या नेचुरलाइजेशन। इसके बाद आता है भूमि के अर्जन के द्वारा। यदि किसी भूभाग पर भारतीय सरकार के माध्यम द्वारा किसी भूभाग पर अधिकार कर लिया जाता है या भारत में मिला लिया जाता है तो उसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जो नागरिक होगा वह स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसके बाद समझ लेते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति होती कैसे है? जब नागरिकता हमने दिलवा दी, अब उसके बाद मुझे नागरिकता की समाप्ति करनी, तो कोई भी व्यक्ति परित्याग कर सकता है, रेनन्सिएशन कर सकता है। भाई मैं अब परित्याग कौन कर सकता है कि कम से कम वह व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। वह स्वतः कह सकता है भारत सरकार को कि मैं इस देश की नागरिकता छोड़ रहा हूँ, तो वह सरकार उस व्यक्ति की जो इच्छा है उसको जाहिर करते हुए वह किसी माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से, वह व्यक्ति इस देश की नागरिकता को छोड़ सकता है। ठीक है। इसके बाद होता है पर्यवसान करना। अब पर्यवसान, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। यदि आप किसी देश की दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही तुरंत ही आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी नागरिकता, जो भारत की नागरिकता है, वो रद्द कर दी जाएगी। इसे बोलते हैं पर्यावसान के द्वारा। इसके बाद वंचित किया जाना। अब भारत सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति की नागरिकता को वंचित भी कर सकते हैं। अब नागरिकता उस व्यक्ति की वंचित किया जा सकती है जिस व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति मूल नागरिक, उसकी नागरिकता कभी भी खत्म नहीं की जा सकती है। या वंशाधिकार के द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता मिली है तो वह भी नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण के माध्यम, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता मिली हुई है तो उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। अब रद्द किया कब जा सकता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब कब किया जा सकता है उसके बारे में, कब किया जा सकता है उसकी नागरिकता को ख़त्म। जैसे जिस व्यक्ति की नागरिकता को ख़त्म करना है वह व्यक्ति, जब से उसे भारत की नागरिकता दी गई है तो जो महाशय हैं वो अभी तक किसी जेल में ही ऐसे करते पाए जाते हैं जिससे उनका ज़्यादातर जीवन जेल में कटता है। तो भारत सरकार चाहे तो उसकी जो नागरिकता है वो रद्द कर सकती है। या फिर देखा जाए कि वह व्यक्ति भारत की नागरिकता लेकर के उसके भारत के जो विरोधी हैं या जैसे कि शत्रु हैं उनकी मदद करता पाया जाता है तो भारत सरकार उसकी जो नागरिकता है उसको रद्द कर सकते हैं। यदि जो भारत की नागरिकता ली है और उसका जो 5 वर्ष के अंतर्गत
यदि किसी एक व्यक्ति ने भारत की नागरिकता ली, उसके 5 वर्ष के अंतर्गत नागरिकता लेने के 5 वर्ष उपरांत तक यदि किसी दूसरे देश द्वारा दूसरे देश बी द्वारा उसे 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है, तो भारत सरकार भी उसकी नागरिकता को रद्द कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंतर्गत यदि किसी दूसरे देश द्वारा 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता भारत सरकार खत्म कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति एक और आता है, यदि कोई व्यक्ति अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक भारत के बाहर निवास करता है, तो भी उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है या नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि किसी भारतीय नागरिक की संविधान के प्रति निष्ठा और भारत की अखंडता के प्रति संदेह है या भारत की अखंडता को तोड़ना चाहता है, तो उसकी भी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। अब ये और समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि एनआरआई क्या होता है, एनआरआई, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं। अब एनआरआई क्या होता है? एनआरआई का मतलब होता है अनिवासीय भारतीय। विदेशों में जो बसे होते हैं भारतीय लोग, उन्हें क्या क्या नाम से पुकारते हैं? एक एनआरआई कह सकते हैं, पीआईओ कह सकते हैं, ओसीआई कह सकते हैं। एनआरआई कौन होता है? एनआरआई वह व्यक्ति होता है। एनआरआई कौन होता है? भाई कुछ लोग भारत से बाहर जाते क्यों? भाई कोई जीवन अच्छा व्यतीत करने के लिए आता है, कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए जाता है, कोई विशेष कार्य से जाता है, कोई अध्ययन के लिए जाता है। अब एनआरआई हम किसे कहेंगे? एनआरआई से तात्पर्य होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 182 दिन, साल में 365 डेज होते थे, 365 दिन में से 182 दिन वह भारत के बाहर व्यतीत करता है। 182 दिन भारत के बाहर व्यतीत करता है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। कोई व्यक्ति 182 दिन से अधिक भारत के बाहर निवास करता है, तो वह क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। इसे बोलते हैं एनआरआई। अब आप समझते हैं पीआईओ। पीआईओ क्या कहते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनकी जड़ें, मतलब जड़ें से तात्पर्य है जिनके जो दादा परदादा या कोई भी रिश्तेदार भारत के मूल निवासी थे। ऐसे व्यक्ति जिनका किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिकता से संबंध है, तो वो क्या कहलाएंगे? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ कहलाते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति आज भारत से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है और कुछ पीढ़ियां गुजर जाने के बाद क्या होता है, जो उसका, जैसे मान लो उसके जो दादाजी थे वो भारत के नागरिक थे, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा भारतीय मूल का व्यक्ति, क्योंकि उसकी जड़ हैं, जो दादाजी थे उसके भारतीय थे, तो क्या कहलाएगा? वो कहेगा पीआईओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये समझ लेते हैं भारत के सीमा परी नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इससे क्या मतलब है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं, किसी भारत की विशेष क्षेत्र से संबंध रखते हैं और जिनका भारत की जो परंपरा है या भारत के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया है, किसी विशेष कार्य के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय किसी कार्य में विशेष योगदान दिया है, तो वो कहलाते हैं भारतीय सीमा पर एक नागरिक। ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक अब नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति, लेकिन उनका भारत के प्रति बहुत ही विशेष योगदान है, तो वह क्या कहलाएगा? भारत के सीमा पर ही नागरिक। क्या कहलाएंगे? भारत के सीमा पर ही नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम अब अनुच्छेद भी देख लेते हैं।
आप भारतीय संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत कितने भाग दो के अंतर्गत कितने 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। कहाँ से? 5 से लेकर 11 तक। पहला भाग में कहाँ से? 1 से 4 तक संघ और राज्य, भारतीय संघ और राज्य, जबकि दूसरा है नागरिकता। तो नागरिकता में क्या होता है? नागरिकता में अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, 10 और 11 अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 5 कौन है। 5 के बारे में क्या कहा गया है कि जब संविधान लागू हुआ था तो लागू होने के समय पर जितने भी व्यक्ति थे वो मूलतः भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? कुछ वैसे व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया। मतलब अनुच्छेद ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान से भारत में रहने के लिए आए हैं या भारत में बसने के लिए आए, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दी जाएगी। अनुच्छेद 7 से क्या आता है कि पाकिस्तान से प्रवेश जो बाद में व्यक्ति आते हैं उनकी नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, ये अनुच्छेद 7 के तहत बताया गया। पहले में क्या है, जो मूल नागरिक हैं, जो संविधान लागू हुआ था तब भारत के नागरिक थे, उन्हें अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 के तहत दी गई जो व्यक्ति यहाँ पर बसने आए हैं पाकिस्तान के द्वारा जब पार्टीशन हुआ तो उन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई। इसके अनुच्छेद 7 में क्या कहे कि उन्हें नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, अनुच्छेद 7 में बताया गया है। इसके अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता का अधिकार जो बाहर से बाहर रह रहे हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन भारत की वो नागरिकता लेना चाहते हैं, तो अनुच्छेद वो 8 की तरह अनुच्छेद 8 के द्वारा वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। एक तो अनुच्छेद 9 में आता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले ली है, मैंने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अपने मन से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही खत्म कर दी जाती है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद आता है 9 के अंतर्गत। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 9। आपके क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही नष्ट हो जाती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है कि यह अनुच्छेद 9 में वर्णित है। भारत के स्वतंत्रता के समय जो भारत में निवास कर रहे थे लोगों को किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्रदान की गई? तो यह नागरिकता अनुच्छेद 5 के तहत प्रदान की गई। इसके बाद अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी जो अधिकार होते हैं नागरिकों के, उसके बारे में बात की गई है। और उसके बाद में अनुच्छेद 11 में बताया गया कि संसद किस प्रकार से नागरिकों के हित में कानून को बनाएगी और उसका नियमन करेगी। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय पर जो व्यक्ति थे उन्हें नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 6 में बताया गया है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासन करने के लिए रहने के लिए व्यक्ति आए थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में बताया किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत में जो भारत के मूल निवासी हैं, जैसे भारत का NRI है या PIO है या OIC है, तो इन व्यक्तियों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, यह अनुच्छेद 8 के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 9 के बारे में बताया गया यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, अनुच्छेद 9 की तरह बताया गया है। और अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है कि जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, जो नागरिकता के अधिकार हैं वो निरंतर बने रहेंगे। उसके बाद 11 में बताया गया है अनुच्छेद में कि संसद के द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों को नियमन किया जाएगा या चलाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।